जी क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी का फार्मूला बनाना है। जैसे पहले हमने रेडियस का बनाया, ऐसे एनर्जी का। तो बेटा एनर्जी का फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे जैसे हमने रेडियस के लिए। ठीक, ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला Rn है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड Vn है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। सबसे पहली चीज, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी किस्म की एनर्जी है? तो आंसर है इस इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की एनर्जी है। एक इसके मूव करने की वजह से, घूमना भी तो मूव करना ही है ना, एक इसके मूव करने की वजह से एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज ने माइनस को अपनी तरफ खींचा होगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पर हो, तो उसमें एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक फील्ड से है। इस मार्कर में कौन सी एनर्जी है? तो आंसर है इस वक्त इस मार्कर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई बॉडी किसी पोजीशन पर होगा तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक हो? और इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन पर है, किसी डिस्टेंस पर है, जैसे r फासले पर है, और इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? इस एनर्जी को मैं कहता हूँ En। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन 1 है। The total energy of electron in hydrogen atom is equal to sum of kinetic energy and potential energy। दोनों एनर्जी को जमा करेंगे, यही तो टोटल एनर्जी है। ठीक है, कुछ मोशन की वजह से काइनेटिक है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने दोनों को जमा कर लिया, इसे इक्वेशन 1 है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी सेकेंड। सिंपलेस्ट फार्मूला, हाफ एम वी सेकेंड। तो स्पीड Vn है, Vn सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वर्क डन से। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन पर कौन सी फोर्स लग रही है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। बच्चों फोर्स इलेक्ट्रिक है और डिस्टेंस कितना है? ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान फासला कितना है? r है। तो ये डिस्टेंस r है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो वर्क डन होता है। और वर्क की एनर्जी जी, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बताइए क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है के ई स्क्वायर और r स्क्वायर। अभी पीछे हमने पढ़ा है रेडियस में, के ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर ना एक चीज का आपने ख्याल रखना है, माइनस का साइन। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पहले चैप्टर में पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पर फोर्स किधर लग रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर है? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन है न्यूक्लियस की तरफ। इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ है, ये अंदर की तरफ। ठीक हो गया? तो बच्चों अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये इस तरफ है। दिस डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन है। फिर से देखें, ये सबसे आसान जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, वैसे जितनी भी और एक्सप्लेनेशन है वो सारी इससे मुख्तलिफ है, मुश्किल है। फिर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। हमारे इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है माइनस से प्लस की तरफ, ऑपोजिट। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही है वो ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। ठीक हो गया? तो माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अच्छा बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स है k स्क्वायर बना डिस्टेंस आ रहा है एक आर इस आर से गया तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस k e स्क्वायर अवर आर आ गया। ठीक हो गया। चलो अब टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, इन वैल्यूज को पुट कर दें जरा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। जी बच्चों आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है के ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की एनर्जी थी, काइनेटिक पोटेंशियल, मैंने दोनों को जमा कर लिया। जब दोनों को जमा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ये प्लस आपके पास पोटेंशियल, पोटेंशियल माइनस थी इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा। आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है के ई स्क्वायर अपॉन आर से। वो जो न्यूक्लियस के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। ये सेंट्रीपिटल ये इलेक्ट्रिक, ये आर आर से गया तो फार्मूला बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर। लिख सकते हैं ऐसे, यही तो फार्मूला था जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि अगले टॉपिक में यूज होगा। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ एक जैसा काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, हाफ के ई स्क्वायर बराबर। देखो आप इनको कभी सोल्व नहीं कर सकते, ये एनर्जी में एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है के ई स्क्वायर बराबर, दोनों के पैरामीटर ही मुख्तलिफ हैं, प्लस माइनस हो ही नहीं सकते, सोल्व हो ही नहीं सकते। अगर आपने एनर्जी के फार्मूले को सोल्व करना है, एनर्जी के फार्मूले को अगर आपने कोई शेप देनी है तो ये दोनों चीजें कोई सेम कैटेगरी की होनी चाहिए ना। या तो हाफ एम वी स्क्वायर को इसकी शक्ल में लिख लो के ई की शक्ल में, या के ई को इस हाफ एम वी की शक्ल में लिखो, तभी तो प्लस माइनस होगा, फिर ही फार्मूला सोल्व होगा। हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी को ये के ई स्क्वायर की शक्ल में बना दिया। तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ई स्क्वायर बना। तो इस एनर्जी के फार्मूले में आप लिख सकते हैं बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू यहाँ पर जरा पुट करें तो एनर्जी क्या बनेगी, दिस एनर्जी इज इक्वल, हाँ जी, हाफ के ई स्क्वायर अपॉन आर एन काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है। आगे क्या लिखा होगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, और कुछ ना हो 1 तो होते ही है, हाफ माइनस 1 बड़ी रकम के साथ माइनस का है, माइनस हाफ बेटा, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का आता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के माइनस हाफ के ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, हाफ माइनस 1 तो ये माइनस हाफ आ गया। सिर्फ यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस हम निकाल चुके हैं। हाँ जी, रेडियस किसके इक्वल है, एनर्जी इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ आर एन। जी बच्चों एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बच्चों रेडियस आपने भी पिछले लेक्चर में निकाला है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये जरा कनेक्ट भी करते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। नीचे वाली रकम के नीचे बढ़ाओ, सीधी रकम ऊपर चले जाए, ठीक है, सीधी रकम ऊपर चली जाए। तो बच्चों एनर्जी किसके इक्वल आई है, एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ जी, 4 पाई स्क्वायर एम तो ऊपर गया ना, ये माइनस तो आना है, ये 1/2 भी आना है, 4 पाई स्क्वायर एम के से जरा हुआ के स्क्वायर, ई स्क्वायर ई से हुआ e4, हाँ जी, नीचे क्या बच गया बच्चों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको सोल्व बल्कि कर, ये 2 और 4 कुछ चीज और कटती है नहीं कटती, बस। तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फार्मूला।
ठीक है, दिस एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, अब बेटा इस देखो मैं पहले लेक्चर से ही आपको कह रहा हूँ कि आप इन फार्मूलों को रटा नहीं लगा सकते। आप ये सब्जेक्टिव के लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको एक एक स्टेप को याद नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट मेन थीम समझना पड़ेगा। मेन स्टेप आपको पता हो, आगे स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही पता चलता जाएगा कि डेरिवेशन कैसे करना। आप सारे टॉपिक के सारे फार्मूलों को अब तुम कैसे याद रखोगे, पाई स्क्वायर है, के स्क्वायर है, E4 है, m आ रहा है, ये आपको एक मेथड एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा जिससे ये डेरिवेशन हो। अब देखो 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k कूलम्स लॉ, E चार्ज, h प्लांक्स कांस्टेंट, सभी तो कांस्टेंट है। n है सिर्फ जो ऑर्बिट का नंबर है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। तो अगर बच्चों पहला ऑर्बिट होगा n इज इक्वल टू, पहले ऑर्बिट को कहते हैं ग्राउंड ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट कौन सा होता है? ग्राउंड ऑर्बिट। तो ग्राउंड ऑर्बिट की एनर्जी को हम कहते हैं E नोट। E1 भी कह सकते हैं, लेकिन उसने E नोट का सिंबल इस्तेमाल किया। तो E नोट इज इक्वल क्या बनेगा? -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज तो हमें पता है, यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा -13.6। तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ग्राउंड ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट में क्या होती है? तो फार्मूला जरा देखें, थोड़ा चेंज कर देते हैं। माइनस ये 2 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? m k स्क्वायर E4 अवर h स्क्वायर, ये आपके पास ग्राउंड ऑर्बिट की एनर्जी है। बड़े में n स्क्वायर आ गया, तो हम फिर लिख सकते हैं En इज इक्वल टू -E नॉट अवर h। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर। तो En इज इक्वल टू -E नॉट अपॉन n स्क्वायर। तो पहले ऑर्बिट में अगर एनर्जी बच्चों, पहले ऑर्बिट में अगर एनर्जी -E नॉट है, दूसरा पहला ऑर्बिट N1 है ना, इसमें एनर्जी -E नॉट है। दूसरे में एनर्जी कितनी होगी? दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी होगी आपके पास 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ये -E नॉट अपॉन 4 है। तीसरे में कितना हो जाएगा? N3 है, 3 का स्क्वायर, तो -E नॉट तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी अगर -E नॉट है तो दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी 4 गुना कम होगी। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे एनर्जी स्केल के हिसाब से देखें जरा, नीचे स्केल के हिसाब से तो एनर्जी क्या होती जा रही है उतने टाइम्स कम तो ठीक है ना। तो पहले ऑर्बिट में अगर -E नोट है, दूसरे में -E नोट ओवर 4 है, तीसरे में -E नोट ओवर 9 है, 16 स्केल के हिसाब से एनर्जी रिलेट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना 2 डेफिनेशन होती हैं जरा। एक डेफिनेशन होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं? बच्चों पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में, अब ये जरा बात गौर से सुननी है, डेफिनेशन किताब में लिखी है, मैं उसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाना है। ये हाइड्रोजन एटम, ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बाहर से एनर्जी इतनी दे दूं, +13.6 एनर्जी दे दूं, तो +13.6 -13.6 आंसर 0। अगर किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी 0 हो जाए ना, 0 का मतलब है वो इन्फिनिट पर चला गया, यानी बाहर चला गया है।
किसी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल बाहर निकालने के लिए, किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, जितनी एनर्जी दोगे वो आयोनाइजेशन कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पहले ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, एटम को छोड़ देगा। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी देनी कैसे है? कहते हैं इसके बड़े तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप ना बाहर से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो, ये बाहर से ना एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो आप, ये फर्ज करें ये एनर्जी, ये मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करो। जो इस इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल से धक्का मारो, मूव करवाओ, ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना तो उसे उठा के बाहर फेंक देगा। अच्छा, कब उठा के बाहर फेंकेगा? अगर इसके पास पीछे इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी हो जो ये रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ना फर्ज करो अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए 13.6 एनर्जी चाहिए, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास 13.6 का पोटेंशियल होना चाहिए, उसके पास 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए। फिर जाके वो जब टकराएगा ना तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, आयोनाइज कर देगा। अब इधर देखें, वो पोटेंशियल जिससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाते हैं, जिससे हम अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं, क्या करने के लिए कि जब वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराए तो उसे आयोनाइज कर दें। इस पोटेंशियल को, ये जो बाहर से हम इसको धक्का देंगे ना, इसको जो एनर्जी देंगे, जो पोटेंशियल देंगे, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों फिर से, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कौन सा है? हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आपने, आप बाहर से इलेक्ट्रॉन इस पर हिट करते हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन यूज करते हो जो इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस पोटेंशियल से आ रहा है? आंसर है, अगर उसका पोटेंशियल इतना हो 13.6 कि वो जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराए ना तो उसे मुकम्मल आयोनाइज कर दे, रिमूव कर दे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा ना, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, इसके पोटेंशियल को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड, वो कम से कम पोटेंशियल जिससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। क्या करने के लिए? ऑन हिटिंग या ऑन कोलिजन, जब ये टकराएगा, जब ये हिट करेगा तो ये इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर देगा, आयोनाइज कर देगा। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये मुकम्मल इलेक्ट्रॉन को बाहर ना निकाले, मुकम्मल ना निकाले, ये क्या करेगा? ये देखेगा, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका पहला ऑर्बिट है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट। मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल से मूव करवाऊं, मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल से मूव करवाऊं कि जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराए ना तो उसे रिमूव ना करे बल्कि उसे एक्साइट कर दे। एक्साइट मींस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर शिफ्ट कर दे। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी ऑर्बिट से लिफ्ट करके मूव करवा के हाई एनर्जी ऑर्बिट पर भेजे। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन, एक्साइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी लेवल से ऊपर हाई एनर्जी लेवल पर। द पोटेंशियल थ्रू विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड, वो पोटेंशियल जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाते हैं। क्या करने के लिए? कि जब ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराए तो उसे एक्साइट कर दे, यानी इतनी एनर्जी दे कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। इस पोटेंशियल को जिससे हमने मूव करवाया था, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि ये पोटेंशियल वो है जो हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर देगा, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये वो पोटेंशियल है जो हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज नहीं करेगा, सिर्फ एक्साइट करेगा, इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और ठीक है। अच्छा, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है। अब इसके साथ एक फार्मूला और इस्तेमाल होता है,
हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये इसी के साथ जो हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी पढ़ी है ना, इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। आपने बोहर्स का तीसरा पोस्टुलेट पढ़ा था बच्चों। इलेक्ट्रॉन जब भी हाई एनर्जी ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है, लो एनर्जी ऑर्बिट पर आता है, डी एक्साइड होता है। हाई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी ई एन है, हम हाई एनर्जी को ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिट को पी से करते हैं, पी से। ये वैसे सिंपल बनाया है, एन फॉर हाई ऑर्बिट, पी फॉर लो ऑर्बिट। तो ई एन हाई एनर्जी ऑर्बिट है, ई भी लो एनर्जी ऑर्बिट है। जब कभी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पर आएगा तो एक फोटोन निकलेगा ना, तो उस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी? तो बोहर्स के पोस्टुलेट के मुताबिक वो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी। HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। ठीक हो गया, EN माइनस EP। बच्चों EN किसके इक्वल है? आपने भी पीछे एनर्जी का फार्मूला पढ़ा, लिख सकते हैं EN इज इक्वल टू माइनस E नोट ओवर N स्क्वायर। एनर्जी जो होती है वो ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर की इनवर्सली है, और माइनस का साइन एनर्जी में आता है। EN इज इक्वल टू माइनस E नोट डिवाइडेड बाय N स्क्वायर, और EP इज इक्वल टू EP माइनस E नोट ओवर B स्क्वायर। P लो एनर्जी ऑर्बिट है, N हाई एनर्जी ऑर्बिट है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो फार्मूला बनेगा HF इज इक्वल टू माइनस E नोट ओवर N स्क्वायर। ये सेंटर में माइनस है, ये सेंटर में माइनस पहले से है। EP किसके इक्वल है? तो EP इक्वल है माइनस E नोट ओवर B स्क्वायर। ठीक हो गया। HF इज इक्वल टू माइनस E नोट ओवर N स्क्वायर माइनस माइनस E नोट ओवर B स्क्वायर। HF इज इक्वल टू माइनस E नोट कॉमन ले लो, अंदर बच गया माइनस E नोट कॉमन आ गया, 1 ओवर N स्क्वायर बच गया। ये देखो एक माइनस कॉमन आया है, ये बाहर वाला माइनस तो वैसे ही रहेगा, माइनस 1 ओवर B स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अंदर 1 ओवर N स्क्वायर माइनस 1 ओवर B स्क्वायर बच गया। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी स्पीड ओवर वेवलेंथ होती है, ऊपर C स्पीड आ गया, नीचे लैम्डा, तो HC ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपके पास E नोट, ये माइनस 1 ओवर N स्क्वायर आ गया, ये प्लस 1 ओवर B स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा HC नीचे ले आओ तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E नोट अपॉन HC। इसको तरतीब से लिख लो, प्लस वाली रकम पहले लिख लो, माइनस वाली रकम बाद में। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E नोट पहले ऑर्बिट की एनर्जी डिवाइडेड बाय HC इनटू 1 ओवर B स्क्वायर माइनस 1 ओवर H। बेटा E नोट अपॉन HC, पहले ऑर्बिट में ग्राउंड ऑर्बिट में एनर्जी भी फिक्स है कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, ये सारी रकम कांस्टेंट है। इसे कहते हैं RH। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, इसे रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। RH 1 ओवर। तो RH क्या है बेटा? ये RH, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है? E नोट पहले ऑर्बिट में एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में एनर्जी डिवाइडेड बाय HC। बेटा यहाँ पर एनर्जी भी लिखी है HC, सारी वैल्यूज पुट करें तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है, हाँ जी, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है 1.0974 10 रेज़ की पावर प्लस। इसका यूनिट क्या होगा? P का यूनिट नहीं होता, N का यूनिट नहीं होता, ये तो नंबर है। असल में RH किसके इक्वल है? 1 ओवर लैम्डा, और लैम्डा का होता है मीटर, तो रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट होगा मीटर। ठीक है ना, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर प्लस 7। इस फार्मूले को हम कहते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH इनटू 1 ओवर B स्क्वायर माइनस 1 ओवर H स्क्वायर। ये फार्मूला ना चैप्टर 20 के शुरू में यूज हुआ था, लेकिन सवाल सिलेबस में वो टॉपिक नहीं थे। रेमन सीरीज, बार्बर सीरीज, पास्टन सीरीज वो नहीं थे, इसलिए फिर ये हमें देखने को नहीं मिला कि कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसको हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसमें RH रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये सारा सेक्शन था बोहर्स मॉडल का, वो पोस्टुलेट से लेके और यहाँ तक ये एक ही टॉपिक था सारा।
इसके बाद चैप्टर नंबर 20 के सिर्फ 2 टॉपिक रह गए। एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी और चैप्टर 20 में भी। एक्सरे एमडी कैड का बड़ा मशहूर टॉपिक है एंटीटेस्ट। एक्सरे और लेजर ये 2 टॉपिक रह गए हैं और चैप्टर 20 खत्म हो गया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।